हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सुंदर माझे घर। नीरा को प्रकृति से अत्यंत प्रेम था। यही कारण था कि जब दीपेश ने मकान बनाने का निर्णय लिया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वो फ्लैट नहीं, अपना स्वतंत्र घर चाहती है, जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार वास्तुशास्त्र के नियमों के मुताबिक बनवा सके। उसमें छोटा सा बागीचा हो, तरह तरह के फूल हों, यदि संभव हो तो फल और सब्जियां भी लगाई जा सके। यद्यपि दीपेश को वास्तुशास्त्र में विश्वास नहीं था, किंतु नीरा का वास्तुशास्त्र में घोर विश्वास था। उसमें लिखा था कि भारत में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर 100% वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए बनाया गया है, तभी उसे इतनी प्रसिद्धि मिली है तथा चढ़ावे के द्वारा वहाँ जितनी आय होती है शायद किसी अन्य मंदिर में नहीं होती। हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश के द्वारा हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा चर्बी जैसे आंतरिक शक्तिवर्धक तत्व तथा गर्मी, प्रकाश, वायु और ध्वनि द्वारा भारी शक्ति प्राप्त करता है। उसका कहना था कि यदि इसमें कोई सच्चाई नहीं होती तो क्यों बड़े बड़े लोग अपने घर और दफ्तर को बनवाने में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते या कमी होने पर अच्छे भले घर में तोड़फोड़ कराते। अपने कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए नीरा ने विभिन्न अखबारों की कतरनें लाकर उसके सामने रख दी थी और इसके साथ वास्तुशास्त्र पर लिखी एक पुस्तक को पढ़कर सुनाने लगी। परंतु जब इन तत्वों की समरसता बाधा युक्त हो जाए तो हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। मन की शांति भंग होने के कारण खिंचाव, तनाव और अस्वस्थता बढ़ जाती है। तब हमें अपनी आंतरिक और बाहरी शक्तियों को एकाग्र होकर निर्देशित करना पड़ता है, ताकि इनमें संतुलन स्थापित होकर शरीर में स्वस्थता और प्रसन्नता और सफलता प्राप्त हो। इन 5 तत्वों का संतुलन ही वास्तुशास्त्र है। दीपेश ने देखा कि नीरा एक पैराग्राफ कहीं से पढ़ रही थी तथा दूसरा कहीं से। जगह जगह उसने निशान लगा रखे थे। वो आगे और पढ़ना चाह रही थी। उन्होंने ये कहकर उसे रोक दिया कि घर तुम्हारा है, जैसे चाहे बनवाओ, लेकिन खुद घर बनवाने में काफ़ी परिश्रम एवं धन की ज़रूरत होगी, जबकि उतना ही बड़ा फ्लैट किसी अच्छी कॉलोनी में उतने ही पैसों में मिल जाएगा। आप श्रम की चिंता मत करो, वो सब मैं कर लूँगी। हाँ, धन का प्रबंध अवश्य आपको करना है। वैसे मैं बजट के अंदर ही पूरा कराने का प्रयत्न करूँगी। फिर ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही पूरा काम हो। बाद में भी सुविधा अनुसार दूसरे काम करवाए जा सकते हैं। अब आप ही बताओ, भला फ्लैट में इन सब नियमों का पालन कैसे हो सकता है? तो मैं छोटा ही सही लेकिन स्वतंत्र मकान चाहती हूँ। दीपेश की सहमति पाकर वो गदगद स्वर में कह उठी थी। दीपेश ने नीरा की इच्छा अनुसार प्लॉट खरीदा तथा मुहूर्त देखकर मकान बनाने का काम शुरू करवा दिया। मकान का डिज़ाइन नीरा ने वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए अपनी वास्तुकार मित्र से बनवाया था। प्लॉट छोटा था, इसीलिए सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डुप्लेक्स मकान बनाने का निर्माण करवाने की योजना थी। निरीक्षण के लिए उसके साथ कभी कभी दीपेश भी आ जाते थे। तभी एक दिन सूर्य को डूबते देखकर नीरा भाव विभोर होकर कह उठी थी, लोग तो सूर्यास्त देखने पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। देखो कितना मनोहारी दृश्य है। हम यहाँ एक बरामदा अवश्य निकलवाएंगे, जिससे चाय की चुस्कियों के साथ प्रकृति के इस मनोहारी स्वरूप का भी आनंद ले सके। उस समय दीपेश को भी नीरा का स्वतंत्र बंगले का सुझाव अच्छा लगा था। नीरा की साल भर की मेहनत के बाद जब मकान बनकर तैयार हुआ तब सब बेहद खुश थे। खास तौर से नितिन और रीना। उनको अलग अलग कमरे मिल रहे थे। कहाँ पर अपना पलंग रखेंगे, कहाँ उनके पढ़ने की मेज़ रखी जाएगी। सामान शिफ्ट करने से पहले ही उनकी योजना बन गई थी। अलग से पूजा घर, दक्षिण पूर्व की ओर रसोई तथा अपना बेडरूम दक्षिण दिशा में बनवाया था, क्योंकि उसके अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजा करने में मन को शांति मिलती है। वहीं उस और मुंह करके खाना बनाने से रसोई में स्वाद बढ़ता है तथा दक्षिण दिशा घर के मालिक के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें रहने वाले का पूरे घर में वर्चस्व रहता है।
एक बार फिर मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश कर लिया गया था। सब अतिथियों के विदा होने के बाद रात्रि को सोने से पहले दीपेश ने नीरा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी अथक मेहनत के कारण हमारा अपने घर का सपना साकार हो पाया है। अभी तो सिर्फ ईंट गारे से निर्मित घर ही बना है। अभी मुझे इसे वास्तव में घर बनाना है, जिसे देखकर मैं गर्व से कह सकूं, सुंदर माजे घर, मेरा सुंदर घर, जहां प्यार, विश्वास और अपनत्व की सरिता बहती हो, जहां घर का प्रत्येक प्राणी सिर्फ रात बिताने या खाना खाने नहीं आए, बल्कि प्यार के अटूट बंधन में बंधा वो शीघ्र काम समाप्त करके इस घर की छत की छाया के नीचे अपनों के बीच बैठकर सुकून के पल ढूंढे। नीरा ने उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा था। नीरा ने ईंट गारे की बनी उस इमारत को सचमुच घर में बदल दिया। उसके हाथ की बनाई पेंटिंग्स ने घर में उचित स्थानों पर जगह ले ली थी। दीवार के रंग से मेल खाते पर्दे, वॉल हैंगिंग्स, लैंप आदि न केवल घर की मालकिन की रुचि का परिचय दे रहे थे, घर की शोभा को भी दुगना कर रहे थे। नीरा ने न केवल ड्राइंग रूम में बल्कि बेडरूम और रसोई घर को भी सामान्य साज सामान की सहायता व अपनी कल्पनाशीलता से आधुनिक रूप दे दिया था। साथ ही आगे बगीचे में उसने गुलाब, गुलदाउदी, गेंदा और रजनीगंधा आदि फूलों के पेड़ व घर के पीछे कुछ फलों के पेड़ और मौसमी सब्जियां भी लगाई थी। अपने लगाए पेड़ पौधों की देखभाल वो नवजात शिशु के समान करती थी। कब किसे कितना खाद और पानी की ज़रूरत है, ये जानने के लिए उसने बागबानी से संबंधित एक पुस्तक भी खरीद ली थी। दीपेश कभी कभी घर सजाने संवारने में पत्नी की मेहनत और लगन देखकर हैरान रह जाता था। एक बार वो साड़ी खरीदने के लिए मना कर देती थी, लेकिन यदि उसे कोई सजावटी या घर के लिए उपयोगी सामान पसंद आ जाता तो वो उसे खरीदे बिना नहीं रह सकती थी। नीरा की मांझे सुंदर घर की कल्पना साकार हो उठी थी। धीरे धीरे एक वर्ष पूरा होने जा रहा था। वो इस अवसर को कुछ नए अंदाज से मनाना चाहती थी, इसीलिए घर में एक साधारण पार्टी का आयोजन किया था। घर को गुब्बारों और रंग बिरंगी पट्टियों से सजाया गया था। काम की हड़बड़ी में ऊपर के कमरे से नीचे उतरते समय नीरा का पैर साड़ी में उलझ गया और वो नीचे गिर गई। सिर में चोट आई थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और पार्टी का मजा किरकिरा ना हो जाए ये सोचकर चुपचाप दर्द को झेलती रही। आज मैं बहुत थक गई हूँ, अब सोना चाहती हूँ। पार्टी समाप्त होने पर नीरा ने थके स्वर में दीपेश से कहा था, अब आलतू फालतू काम करोगी तो थकोगी ही। भला इतना सब ताम झाम करने की क्या ज़रूरत थी, दीपेश ने सहज स्वर में कहा था। ऊपरी चोट के अभाव के कारण दीपेश ने नीरा के गिरने की घटना को गंभीरता से नहीं लिया था। जब नीरा सुबह अपने समय पर नहीं उठी तब दीपेश को चिंता हुई। जाकर देखा तो पाया कि वो बेसुध पड़ी थी। चेहरे पर अजीब से भाव थे, जैसे रात भर दर्द से तड़पती रही हो। दीपेश ने फौरन डॉक्टर को बुलाकर दिखाया। डॉक्टर ने उसे शीघ्र ही अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते हुए कहा कि गिरने के कारण सिर में अंदरूनी चोट आई है। सिर की चोट को कभी भी हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी साधारण चोट भी जानलेवा हो जाती है। और डॉक्टर की बात सच साबित हुई। लगभग 5 दिन जिंदगी और मौत के साए में झूलने के बाद नीरा चिर निद्रा में सो गई। सभी सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी इस अप्रत्याशित मौत का समाचार सुनकर हक्के बक्के रह गए। नीरा का अंतिम संस्कार करने के बाद दीपेश ने घर में प्रवेश किया तो उसके कुशल हाथों से सजा संवरा घर उसे मुंह चिढ़ाता प्रतीत हुआ। उसके लगाए पेड़ पौधे कुछ ही दिनों में सूख गए थे। दीपेश समझ नहीं पा रहा था कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने के बाद भी घर वीरान क्यों हो गया, उनके जीवन में तूफान क्यों आया। उस समय वो नितिन और रीना को अपनी गोद में छिपाकर खूब रोया। तब नन्ही रीना उसके आंसू पोंछती हुई बोली थी, डैडी, मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, उनकी यादें तो हैं। दीपेश ने बच्चों का मन रखने के लिए आंसू पोंछ डाले थे, लेकिन नीरा का चेहरा उनके हृदय पर ऐसा जम गया कि उसको निकाल पाना उसके लिए संभव नहीं था। वो घर कैसा जहाँ खुशियाँ ना हो, प्यार ना हो, स्वप्न ना हो। दीपेश के माँ पिताजी नहीं थे, सो नीरा की माँ ने आकर उनकी बिखरती गृहस्थी को फिर से समेटने का प्रयत्न किया था।
एक दिन सवेरे दीपेश का मन टटोलने के लिए माँ जी ने कहा, बेटा, जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जा सकता, फिर से घर बसा लो। बच्चों को माँ व तुम्हें पत्नी मिल जाएगी। आखिर मैं कब तक साथ रहूँगी? पापा, आप नई माँ ले आइए, हम उनके साथ रहेंगे। नन्हे नितिन, जो नानी की बात सुन रहा था, ने भोलेपन से कहा, और उसकी बात का समर्थन रीना ने भी कर दिया। दीपेश सोच नहीं पा रहे थे कि बच्चे अपने मन से कह रहे हैं या माँ जी ने उनके नन्हे मन में नई माँ की चाह भर दी है। वो जानता था कि नीरा की यादों को वो अपने हृदय से कभी हटा नहीं सकता। फिर क्यों दूसरा विवाह कर वो उस लड़की के साथ अन्याय करे जो उसके साथ तरह तरह के स्वप्न संजोए इस घर में प्रवेश करेगी। 2 महीने बाद जाते हुए जब माँ जी ने दोबारा दीपेश के सामने अपना सुझाव रखा तो वो एकाएक मना नहीं कर सका। शायद इसकी वजह ये थी कि रीना को अपनी नानी के साथ काम करते देखकर उसका मन बेहद आहत हो जाता था। कुछ ही दिनों में रीना बेहद बड़ी लगने लगी थी। उसकी चंचलता कहीं खो गई थी। यही हाल नितिन का भी था। जो नितिन अपनी माँ को इधर उधर दौड़ाए बिना खाना नहीं खाता था, वही अब जो भी मिलता बिना ना नुकर के खा लेता था। बच्चों का परिवर्तित स्वभाव दीपेश को मन ही मन खाए जा रहा था। सो माँ जी के प्रस्ताव पर जब उन्होंने अपने मन की चिंता बताई तो वो बोली थी, बेटा, ये सच है कि तुम नीरा को भूल नहीं पाओगे। नीरा तुम्हारी पत्नी थी तो मेरी बेटी भी थी। जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जा सकता और ना किसी के जाने से जीवन समाप्त होता है। दीपेश को मौन पाकर माँ जी फिर बोली, तुम कहो तो नंदिता से तुम्हारी बात चलाऊं। तुम तो जानते ही हो नंदिता नीरा की मौसेरी बहन है। उसके पति का देहांत एक कार दुर्घटना में हो गया था। वो भी तुम्हारे समान ही अकेली है तथा स्त्री होने के साथ साथ एक बेटी अर्चना की माँ होने के नाते वो तुमसे भी ज़्यादा मजबूर और बेसहारा है। माँ जी की इच्छा अनुसार दीपेश ने घर बसा लिया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों जिस घर पर कभी नीरा का एकाधिकार था, उसी घर पर नंदिता का अधिकार होना वो सहन नहीं कर पा रहा था। नंदिता ने दीपेश को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बच्चों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वैसे दीपेश भी क्या उस समय अर्चना को पिता का प्यार दे पाए थे? घर में एक अजीब सा असमंजस, अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई थी। वो अपनी बच्ची को लेकर ज़्यादा ही भावुक हो उठती थी। नंदिता को लगता था उसकी बेटी को कोई प्यार नहीं करता है। घर में अशांति, अविश्वास, तनाव और खिंचाव देखकर बस एक बात उनके दिमाग को मत्ती रहती थी कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन कर बनाया ये घर प्रेम, ममता और अपनत्व का स्रोत क्यों नहीं बन पाया? आंतरिक और बाहरी शक्तियों में समरसता स्थापित क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों उनकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं? उनमें क्या कमी है? अपनी आंतरिक और बाहरी शक्तियों को निर्देशित कर उनमें संतुलन स्थापित कर क्यों वो न स्वयं खुद रह पा रहे हैं और न दूसरों को खुश रख पा रहे हैं? नई माँ की अपने प्रति बेरुखी देखकर नीरा और नितिन अपने में ही सिमट गए थे, लेकिन बड़ी होती अर्चना ने दिलों की दूरी को पाट दिया था। वो माँ की बजाय रीना के हाथ से खाना चाहती थी, उसी के साथ सोना चाहती थी, उसी के साथ खेलना चाहती थी। रीना और नितिन की आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान देखकर नंदिता में भी परिवर्तन आने लगा था। बच्चों के निर्मल स्वभाव ने उसका दिल जीत लिया था, या अर्चना को रीना और नितिन के साथ सहज स्वाभाविक रूप में खेलता देख उसके मन का डर समाप्त हो गया था। एक बार दीपेश को लगा था कि उनके घर पर छाई दुखों की छाया हटने लगी है। रीना कॉलेज में आ गई थी और नितिन और अर्चना भी अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आ रहे थे। तभी एक दिन नंदिता ऐसी सोई कि फिर उठ ही नहीं सकी। पहले 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी, लेकिन फ़र्क इतना था कि पहले बच्चे छोटे थे, अब बड़े हो गए थे और अपनी देखभाल स्वयं कर सकते थे और अपना भला बुरा सोच और समझ सकते थे। रीना ने घर का बोझ उठा लिया। अब दीपेश भी रीना के साथ रसोई तथा अन्य कामों में हाथ बटाते और नितिन और अर्चना को अपना अपना काम करने के लिए प्रेरित करते। घर की गाड़ी एक बार फिर चल निकली थी, लेकिन इस बार के आघात ने उन्हें इतना एहसास करा दिया था कि दुख सुख के बीच में हिम्मत ना हारना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो वक्त के साथ चलता है
वही जीवन के संग्राम में विजयी होता है। इस एहसास और भावना ने दीपेश के अंदर के अवसाद को समाप्त कर दिया था। अब वो ऑफिस के बाद का सारा समय बच्चों के साथ बिताते या नीरा द्वारा बनाए बगीचे की साज संभाल करते तथा उससे बचे समय में अपनी भावनाओं को कोरे कागज पर उकेरते। कभी वो गीत बनकर प्रकट होती तो कभी कहानी बनकर। शीघ्र ही उनकी रचनाएं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी थी। उनके जीवन को राह मिल गई थी। समय पर बच्चों के विवाह हो गए और वो अपने अपने घर संसार में रम गए। उनकी लेखनी में अब परिपक्वता आ गई थी। पेंट करवाने के लिए एक दिन दीपेश ने अपने कमरे की अलमारी खोली तो कपड़े में लिपटी एक डायरी मिली। डायरी नीरा की थी। वो उसे खोलकर पढ़ने का लोभ छोड़ नहीं पाए। जैसे जैसे डायरी पढ़ते गए नीरा का एक अलग ही स्वरूप उनके सामने आया था। एक कवित्री का रूप। पूरी डायरी कविताओं से भरी पड़ी थी। एक कविता सुंदर माझे घर की पंक्तियां थीं। क्षितिज के उस पार की सुखद सलोनी दुनिया को लाना चाहती हूँ। एक सुंदर घर बसाना चाहती हूँ, जहाँ तुम हो, जहाँ मैं हूँ। कविता लिखने की तिथि देखी तो विवाह की तिथि से 1 माह बाद की थी। दीपेश ने पूरी डायरी पढ़ ली तथा उसी समय नीरा की कविताओं का संकलन करवाने का निश्चय कर लिया। 1 महीने के अधिक परिश्रम के बाद दीपेश ने नीरा की चुनी हुई कविताओं को संकलित कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाने के लिए प्रकाशक को दे दी थी। अचानक बज उठी फ़ोन की घंटी ने उनके विचार तंद्रा को भंग किया। नितिन का फ़ोन था। पापा, आप कैसे हैं? अपनी दवाइयाँ ठीक से लेते रहिएगा। आप हमारे पास आ जाइए। आपके अकेले रहने से हमें चिंता रहती है। बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत किया करो। वैसे भी मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ। जब भी इच्छा होगी मैं आ जाऊँगा। बच्चों की चिंता जायज़ थी, लेकिन वो इस घर को कैसे छोड़कर जा सकते हैं जिसकी एक एक वस्तु में खट्टी मीठी यादें दफन हैं। साथ गुजारे पलों का लेखा जोखा है। 1-2 बार बच्चों के आग्रह पर दीपेश उनके साथ गए भी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनके बरामदे से दिखते अनोखे सूर्यास्त की सुखद सलोनी लालिमा का आकर्षण उन्हें इस घर में वापस खींच लाता था। वो उनकी प्रेरणा स्रोत थीं। उसी से उन्होंने जीवन दर्शन पाया था कि जीवन भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन आस कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अवसान के बाद सुबह होती है। और इसी सत्य पर इनकी कितनी ही रचनाओं का जन्म यहीं इस कुर्सी पर बैठे बैठे हुआ था। वो अंदर जाने के लिए मुड़े ही थे कि स्कूटर की आवाज़ ने उन्हें रोक लिया। प्रकाशक के आदमी ने उनके हाथ में पांडुलिपि देते हुए मुख्य पृष्ठ के लिए कुछ चित्र दिखाए। एक चित्र पर उनकी आंखें ठहर गईं। घर के दरवाजे से निकलती औरत और नीचे कलात्मक अक्षरों में लिखा हुआ था, सुंदर माझे घर। चित्र को देखकर दीपेश को एकाएक लगा मानो नीरा ही घर के दरवाजे पर उसके स्वागत के लिए खड़ी है। वो नीरा नहीं, बल्कि उसकी कल्पना का ही मूर्त रूप था। दीपेश ने बिना किसी और चित्र को देखे उस चित्र के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। दीपेश जानते थे कि आने वाले कुछ दिन उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। पांडुलिपि का अध्ययन कर प्रकाशक को देना था। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलकर विमोचन के लिए तारीख को साकार करने का उनका छोटा सा प्रयास भर ही तो था। शायद अपनी अर्धांगिनी को श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा सार्थक रूप और भला क्या हो सकता था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।